दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हमने हमेशा से अपने सोलर सिस्टम को एक फ्लैट डिस्क के शेप में ही देखा है। सभी प्लैनेट्स एक ही प्लेन में सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं और ये हम टीवी, बुक्स हर जगह देखते आ रहे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, सभी प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में सन के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? या ऐसा होने के पीछे कुछ रीजन है? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे पास इसका कोई एविडेंस है? तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। ऐसा होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ प्लैनेट सन के चक्कर एक प्लेन में लगाते हैं, बल्कि अगर आपने नोटिस किया हो तो प्लैनेट्स के मून्स भी सेम प्लेन में और सेम डायरेक्शन में प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक कि सैटर्न के रिंग्स भी उसके मून्स की तरह सेम प्लेन और सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बट सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा सोलर सिस्टम के बनने से भी कई अरब साल पहले, H2 नेबुला के हार्ट या स्टेलर नर्सरी में, जहां चारों तरफ गैस और डस्ट फैली हुई है। यहां हर पार्टिकल अपने इंटरनल रिपेलिंग प्रेशर के कारण दूसरे पार्टिकल्स के ग्रेविटेशनल पुल को रेजिस्ट कर रहा था। फिर एक दिन सुपरनोवा शॉकवेव जैसे किसी इवेंट की एनर्जी ने नेबुला के अंदर के इन गैस और डस्ट को बाहर से पुश किया और इन पार्टिकल्स का इंटरनल प्रेशर डिसरप्ट हो गया, जिससे ये पार्टिकल्स आपस में टकराकर जुड़ने लगे और बड़े पार्टिकल बनाने लगे। और ये बड़े पार्टिकल आपस में जुड़कर और बड़े पार्टिकल बनाने लगे, और हर एक पार्टिकल के अटैच होने के साथ साथ इनका मास और ग्रेविटी भी इंक्रीज होने लगा। फिर कुछ हजार साल बाद आपस में इनका इम्पैक्ट और एनर्जेटिक हो गया। इससे हुआ ये कि ऑब्जेक्ट का सेंटर गर्म होने लगा, और ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के बढ़ने के कारण नेबुला क्लाउड्स का मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरफ खींचने लगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ने लगी। इससे फॉर्मेशन हुआ एक प्रोटोस्टार का। ये बहुत यंग स्टार्स होते हैं जिनके कोर में अभी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं स्टार्ट हुआ होता। तो स्टार्टिंग में प्रोटोस्टार के आसपास का मटेरियल सभी डायरेक्शन से प्रोटोस्टार की तरफ खींचने लगा, जिसके कारण प्रोटोस्टार के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही उथल पुथल भरा हो गया। यहाँ रेगुलर बेसिस में पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होने लगा, और इन कोलिजन्स के कारण पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम कैंसल्ड आउट होने लगा। अब क्योंकि प्रोटोस्टार के चारों तरफ के ये पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अप्रोच नहीं कर रहे थे, तो हुआ ये कि ज्यादातर पार्टिकल्स का मोमेंटम दूसरे साइड जाने वाले पार्टिकल्स से कैंसल्ड आउट हो गया, और केवल वो पार्टिकल्स बचे जिनका कोई कोलिजन नहीं हुआ, और वो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। इस कॉन्सेप्ट को आप इस वीडियो के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। इसमें जो ब्लू लाइक्रा शीट है वो रिप्रेजेंट करती है स्पेस टाइम को, और इसके बीच में रखी बॉल स्पेस टाइम को मोड़कर ग्रेविटी बनाती है। यूनिवर्स के मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स भी स्पेस में स्पेस टाइम को ऐसे ही मोड़ देते हैं। तो अब जैसे ही इसमें छोटी बॉल्स को सेंटर की बॉल के चारों तरफ दो अलग अलग डायरेक्शन से फेंका गया, तब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से आने वाली बॉल्स ने आपस में टकराकर एक दूसरे के मोमेंटम को खत्म कर दिया, और वो बॉल्स जो किसी भी दूसरी बॉल से नहीं टकराई, वो सभी सेंटर की बॉल के चारों तरफ सेम डायरेक्शन में घूमने लगी। यहाँ फ्रिक्शन के कारण छोटी बॉल्स सेंटर की बॉल से जाकर टकरा गई, बट स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट्स अपने सेंटर के मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड कंटिन्यूअसली चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन था कि 4D यूनिवर्स के 3D प्लेन में क्या होता है। तो यहाँ केवल दो डायरेक्शन से ही पार्टिकल्स अपने सेंटर के ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहे हैं, बट स्पेस में प्रोटोस्टार के अराउंड ये पार्टिकल्स हर डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं, आपस में टकराते हैं और एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल कर देते हैं। किसी अदर पार्टिकल से नहीं टकराने वाले पार्टिकल बचते हैं, और वो सभी एक ही डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं से बनता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। और क्योंकि मटेरियल प्रोटोस्टार में एक एंगल से गिरता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण प्रोटोस्टार भी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के घूमने के सेम डायरेक्शन में घूमने लगता है। अब इस डिस्क का मटेरियल एक बार फिर से आपस में जुड़ने लगते हैं, और अगर बहुत सारा मटेरियल आपस में जुड़ जाता है तो यहाँ एक और स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है, और एक बाइनरी या मल्टी स्टार सिस्टम बनता है। या फिर इन मटेरियल के जुड़ने से प्लैनेट बनते हैं, और जब ये प्लैनेट्स बनते हैं तो इनके अराउंड भी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की तरह ही एक डिस्क बन जाती है, और प्रोटोस्टार की तरह ये प्लैनेट्स भी इस डिस्क के सेम डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, और इस डिस्क से ही प्लैनेट्स के मून्स बनते हैं।
ऐसे डिस्क से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम आज भी देख सकते हैं उन प्लैनेट्स में जिनके पास रिंग है, जैसे सैटर्न। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने मिशन के दौरान सैटर्न के रिंग में ग्रेविटी के कारण मटेरियल के आपस में जुड़कर छोटे छोटे मून्स को फॉर्म होते देखा। तो सोलर सिस्टम का ऑर्बिटल प्लेन परफेक्टली फ्लैट नहीं है। कई प्लैनेट्स में कुछ डिग्रीज का वेरिएशन है, लेकिन ये एक पैटर्न है। ये देखना कितना अमेजिंग है कि जहां कभी गैस क्लाउड्स और डस्ट की उथल पुथल चल रही थी, वहां नेचर ने कैसे सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से जमा दिया। समय के साथ एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स प्लैनेट से टकराते रहे और धीरे धीरे ये कोलिजन कम होते चले गए। अर्थ, मून और अदर प्लैनेट्स में इन टक्कर से बने क्रेटर्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि पास्ट में इन पर एस्ट्रॉयड्स का हेविली बॉम्बार्डमेंट हुआ है और समय के साथ वो प्लैनेट्स और मून्स बने जिन्हें आज हम देखते हैं। इस तरह के नेचुरल फिनोमेना को कहा जाता है एमर्जेंट स्ट्रक्चर्स थ्रू सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। हम दूसरे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एमर्जेंट स्ट्रक्चर्स को इस प्रोसेस के कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हरिकेन्स का डेवलपमेंट। एमर्जेंट स्ट्रक्चर बेसिकली वो है जहां रैंडमनेस से एक कॉम्प्लेक्स, अट्रैक्टिव और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बन सकता है। हम प्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज तक के ऑर्बिटल प्लेन में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, और तो और स्टार्स और प्लैनेट के फॉर्मेशन में भी इसे देख सकते हैं। और इन एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या हम ये मान सकते हैं कि ये प्रोसेस दूसरे स्टार सिस्टम्स में भी फॉलो होता होगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें बताएं। तो ये था रीजन कि क्यों सभी प्लैनेट्स सेम ऑर्बिटल प्लेन में क्यों हैं और सभी एक ही डायरेक्शन में क्यों घूम रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।